मोदी है तो मुमकिन है, ये इस समय केवल हम ही नहीं कह रहे बल्कि यूक्रेन से लौटा हर वो व्यक्ति कह रहा है जो इस वक्त युद्ध के हालातों में वहां की विभीषिका को देखकर अपने घर वापस लौटा है, जिन्हें 2 दिन तक पैदल चलना पड़ा और आने के बाद जैसे ही वे अपने घर लौटता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, मोदी है तो मुमकिन है। आइए जानते हैं ऐसे एक छात्र की कहानी जो इस समय लौटा है यूक्रेन से और जिसने बताया कि युद्ध के हालातों में किस प्रकार से वहां पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इन सब के बीच में किस प्रकार से भारतीय छात्र अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि छात्र के द्वारा बताया गया कि वास्तव में सभी भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी बनी हुई है। राष्ट्रीय ध्वज जिसे देखकर वहां गर्व की अनुभूति हो रही है और गाड़ियों पर लगाकर केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोग भी सुरक्षित निकल पा रहे हैं और ये सब मुमकिन हो पा रहा है केवल मोदी की विदेश नीतियों की वजह से। आइए देखिए अभी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और अभी न्यूज़ आपको मिलवाने जा रहा है ऐसे छात्र से जो इस समय युद्ध की विभीषिका झेल रहे यूक्रेन से लौटकर आया है और वहाँ की स्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस समय पर आदित्य शर्मा जो अभी यूक्रेन से लौटे हैं और युद्ध के हालातों के बारे में बताने जा रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उन परिस्थितियों में से भारतीयों का निकलना संभव हो पाया है, किस प्रकार से वहाँ पर भारतीयों के साथ में अन्य जो विदेशी छात्र हैं वो भी वहाँ फंसे हुए हैं और निकलने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका लौट के आने पर। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप लौट कर रहे हैं वापस। धन्यवाद अंकल जी। बताएं वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि लोग जो हैं ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि युद्ध के हालातों में किस प्रकार से भारतीय वहाँ पर सुरक्षित हैं। हाँ जी, सुरक्षित तो है बिल्कुल भी। एक्चुअली वहाँ पे क्या है, लाइन लगी हुई है तो लाइन वाइज वहाँ पे चल रहा है सारा सिस्टम। प्लस वहाँ पे जितने भी लोग हैं वहाँ पे बाकी उसके भी हैं कंट्रीज़ के, तो वो लोग ऐसा सिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे और भी लोग हैं जैसे इकट्ठा हो सके। ऐसा कोई फील नहीं हो रहा कि अकेले हैं वो लोग। और प्लस वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे यूक्रेन सिक्योरिटी है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। प्लस वहाँ पे वही है, भीड़ इलाका बहुत है तो उसके कारण वहाँ पे लोग थोड़े घबराए हुए हैं, एंग्जाइटी हो रखी है उन लोगों को, तबीयत ख़राब हो रही है, प्लस ठंड है वहाँ पे, तो इस कारण वहाँ पे बस यही टेंशन की यही बात है। और तो वहाँ पे ज़्यादातर तो सब सही है, बस यही है भीड़ के कारण वहाँ पे एंग्जाइटी बहुत हो रही है। अगर बात करें इस समय युद्ध की, तो जिस समय आपको जानकारी हुई थी युद्ध के बारे में, सूचना यहाँ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसके बारे में किस प्रकार से आपने सोचा था कि निकलना पड़ेगा, या क्या सोचा था आपने कि अभी नहीं निकलें, कुछ समय के बाद में परीक्षाएं आने वाली हैं? तो जिस समय पर एडवाइस जारी हुई थी युद्ध हो सकता है संभावना जताई जा रही थी युद्ध होने की, तो उस समय पर आप जो भारतीय स्टूडेंट और फंसे हुए थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था? जी, जब एडवाइजरी जारी हुई थी हमने सोचा कि हाँ ये एडवाइजरी आई है, प्लस उन लोगों ने ऐसा लिखा था कि जो नॉन एसेंशियल्स हैं उन लोगों के लिए ठीक है, वो रुक सकते हैं, तो मतलब वो जा सकते हैं। तो हमने सोचा ठीक है, हमारे एग्जाम्स भी आने वाले हैं 2-3 महीने बाद, तो हम रुक सकते हैं क्योंकि ये एक एडवाइजरी थी। हमें लगा फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर हम लोगों ने क्या करा कि बात करी यूनिवर्सिटी से, हमने डीन से, तो हमने डीन बोलता है कि ठीक है अभी एडवाइजरी आई है, जब तक ऐसा कुछ आगे होगा नहीं तब तक हम आपको ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते। हमारा एग्जैक्टली ये एम था कि ऑनलाइन हो जाए जिससे हम अपने कंट्री चले जाएँ, वहाँ पे सेफ फील करेंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना, हमें एक वो दी उन लोग ने कि बताए कि नहीं होगा ऐसा, तो हम लोग ठीक है हम रुक जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रुके, थोड़े दिन पता चला कि 24 को जो है ये बॉम्ब सबसे पहला बॉम्ब गिरा था। तो उसके बाद हमने डीन से बात करी, तब डीन बोलता है कि हाँ अब देखते हैं, हम आपकी नई एडवाइजरी का वेट कर रहे हैं आपके एम्बेसी का। तो अगले दिन जब वो आती है एडवाइजरी की निकलना ज़रूरी है वहाँ से, तो हमने डीन से बात करी, तब उन लोगों ने ऑनलाइन करा क्लास। फिर हम लोगों ने डीन से बात करी कि हमारी एम्बेसी से बात करी कि हम जाएंगे कैसे जी, हमारे शहर तक कोई गाड़ी आएगी नहीं। मुख्य समस्या थी वो यही थी कि हम लोग जाएंगे कैसे वापस, घर वापसी का रास्ता क्या है, तो क्या रास्ते बताए गए थे? तो डीन ने बोला कि आप एम्बेसी का वेट करिए। हमने एम्बेसी को डायरेक्ट कॉल लगाया तो वो कहते हैं हाँ हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको बसेस वगैरह आपके सिटीज़ तक, फिर आगे से आपको वो एयरपोर्ट ले जाएंगे, एयरपोर्ट से आपका फ़्लाइट होगी। तो हमने शायद 2-3 दिन वेट करा, दोबारा कॉल लगाया, तब बसेस वगैरह तो आए नहीं। तो लोग जितने भी थे हम पैनिक होने लगे, हमारा जो ग्रुप था, तो हमने सोचा फिर हम खुद ही कर लेते हैं, एक पर्सनल वैन कर लेते हैं हम 10 जनों की। हमने फिर उसके बाद वैन करी, हम वैन लेके हम रोमेनियन बॉर्डर आए। रोमेनियन बॉर्डर में जब सबसे पहले हम पोलैंड बॉर्डर गए, पोलैंड बॉर्डर में देखा तो वहाँ करीब 40 किलोमीटर की कुछ वो थी, जाम था, तो वहाँ पे पैदल चल के आना था। तो हमने वहाँ से लगभग कितने किलोमीटर आप पैदल चले? मैं फिर उसके बाद मैं फिर रोमानिया आया, वहाँ से अप्रॉक्स हम 10 से 12 किलोमीटर पैदल चले। 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल के हम वहाँ पे आए, अपने बॉर्डर तक पहुँचे। वहाँ देखा तो कुछ 1000-1500 बंदा था वहाँ पे खड़ा हुआ। तो हम देख के पहले तो घबरा गए कि इतने सारे लोग हम कैसे निकल पाएंगे यहाँ से। फिर हमने थोड़ी देर लाइन में खड़े रहे, हमने देखा कि चलो वेट कर लेते हैं अगर तेज़ी से काम हो रहा है। तो फिर वहाँ पे पता चला कि नहीं ऐसे नहीं होना, तो हमने रेस्ट करा, थोड़ा अपने बैग वैग्स रखे, कुछ खाया पिया जो हम लेके आए थे।
उसके बाद हम दोबारा सुबह फिर हमने थोड़ा रेस्ट करा, फिर सुबह करीब 4 बजे करीब हम फिर दोबारा लाइन में लगे। तब लाइन में लग के हमें पता चला कि ये इसमें तो करीब 2 दिन निकल जाएंगे। तो उसके बाद हमने खूब यहाँ वहाँ पूछा कि कोई एजेंट है वगैरह है कि किसी से बात हो सके, कोई हमें निकाल दे। हमने इवन की ब्राइब तक देने की कोशिश करी कि इतने ले लो और हमें प्रेफर करके हमें निकाल दो जी। तब ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। एक्चुअली ये था कि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे कोई बंदा आया है, फॉर एग्जांपल डीन, रेक्टर या फिर उनका कोई एजेंट या फिर है, तो उन्हें पहले प्रेफर कराया था, क्योंकि यूक्रेनियन पुलिस को या बॉर्डर पे जो उनकी पुलिस थी उन्हें लग रहा था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी आपके साथ कोई अपना यूनिवर्सिटी का बंदा है तो उन्हें वो प्रेफर करेंगे। तो हमारे साथ तो एक्चुअली कोई था नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी नहीं था। तो हमने जो दूसरी यूनिवर्सिटी के वो आया था एजेंट, रेक्टर या कोई भी था, हमने उससे बात करने की कोशिश करी तो कह रहे नहीं, पहले हम अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने अपने डीन को कॉल कराया, खूब मैसेज करे, वो कह रहे हैं हमने एक जो लिस्ट है बॉर्डर की हमने भेज रखी है, तुम लोग को भी प्रेफर करा जाएगा। हमने फिर 2 दिन तो ऐसे ही निकले, फिर तीसरे दिन हमने हार्ड प्रेशर डाला उसके ऊपर, तो फिर तब जाके हमारा कोई एक बंदा आया था, लेकिन वो भी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहा था, फर्स्ट ईयर के पहले। लेकिन हमारे बैच में करीब 10 से 15 जने जा रहे थे और वहाँ पे अप्रॉक्स बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं 100 से 150 लोग। तो ऐसे भी हमें लगा बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हमने कोई एक अफ्रीकन लीडर था, उससे मदद करी कि हम यहाँ से 4 दिन या 3-4 दिन से अटके हुए हैं, प्लीज़ हमारी मदद करो। तब जाके उसने फिर उनसे आगे जो ऑफिशियल्स थे उनसे बात करी कि ये 4 दिन से अटके हुए हैं, इनको प्लीज़ पहले प्रेफर करा जाए। तब हम जाके हमने फिर वो बॉर्डर। तो लगभग आपके साथ में आपकी ही क्लास के लगभग या आपके यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्र कितने थे आपके साथ में? अप्रॉक्स 200 to 300 करीब थे हमारे टर्नोबिल के ही। जी। 300 करीब, हाँ, बढ़ते जा रहे थे। एक्चुअली जितना दिन गुजर रहे थे उतने बच्चे वहाँ पे आते जा रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो 300 करीब थे हम। तो वहाँ से निकलने में किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक बार फिर से बॉर्डर क्रॉस करना था आपको और लगातार बॉर्डर पर बॉर्डर क्रॉस करने पड़ रहे थे, दूसरी कंट्रियों में जाना पड़ रहा था, तो समस्याएं क्या आ रही थी मुख्य रूप से? एक्चुअली समस्याएं तो यही थी कि हम जब सुबह 4 बजे कर जब रात हो रही थी ना, तब ज़्यादा सबसे ज़्यादा समस्या आ रही, क्योंकि बर्फ़ भी गिर रही थी उस टाइम। और प्लस कितने तो जने ऐसे थे इनके पास कैप नहीं थी वगैरह कुछ नहीं था, तो बर्फ़ सीधा उनके ऊपर गिर रही। तो ठंड के तो क्या वहाँ पर रुकने की व्यवस्थाएं नहीं की गई थी या कोई ऐसे कैंप नहीं बनाए गए थे जहाँ पर लोग सुरक्षित रह सके? खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं थी उस जगह पर? एक्चुअली कैंप तो थे, 2 कैंप थे जो कि लोकल यूक्रेनियंस थे वहाँ पे आसपास, उन लोगों ने बनाए थे। मुझे नहीं लगता कि एम्बेसी के द्वारा वहाँ पे कोई कैंप था। तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे उस कैंप में भी बस खाने पीने का था कि आपको कुछ खाना है तो वो यूक्रेन्स प्रोवाइड कर रहे थे फ्री में, कि जैसे आपको ब्रेड चाहिए, चीज़ चाहिए, ऐसा कुछ आपको खाना है तो वो ही दे रहे थे। फिर शायद इन फ्यूचर शायद 3-4 दिन जब हम निकल गए थे उसके 1 दिन बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी ने भी कोई मेडिकल कैंप वगैरह लगा दिया था वहाँ पे 1 दिन बाद ही, कि हाँ वहाँ पे एक कैंप लग गया है, उसमें वो मेडिकल कैंप था। यानी कि जो व्यवस्थाएं की जा रही थी वो धीरे धीरे रंग ला रही थी, क्योंकि एकदम से ऐसा करना संभव नहीं था कि एक जैसे ये जो हालत जो पैनिक हो रखे थे उसको देखते हुए जो तत्काल व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे हालातों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था और धीरे धीरे जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, यानी खाने की, पीने की, रहने की, ठंड से बचने की, वो रंग ला रही थी कोशिश, लेकिन समय लग रहा था उनमें बहुत समय लग रहा था। और इतना समय तो कोई वो रुक नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली सब रात निकालनी है और रात निकालना सबसे बड़ी बात होती है। और रात में तो आप किन किन देशों में होते हुए आए हैं, क्योंकि सीधा रास्ता भारत आने का नहीं था और भारत के लिए तमाम देशों ने अपने रास्ते खोल रखे हैं। इस वक्त तो कहा है कि जो भी इंडियंस हैं वो हमारे देशों में होकर आ सकते हैं। तो जब कंट्री से कंट्री क्रॉस कर रहे थे आप लोग, कहीं ना कहीं विदेशों में जा रहे थे, तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? किस प्रकार से आपका आना यहाँ संभव हुआ है? ये एक्चुअली मैं तो रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके आया हूँ, और एक बार हमने जब क्रॉस किया था तो रोमानिया गवर्नमेंट इतनी अच्छी थी कि उन लोगों ने हमारी हेल्प करी। उन लोगों ने फटाफट हमारा इमिग्रेशन का था जो स्टैंप लगाना था वीज़ा, चाहे ट्रांजिट वीज़ा होगा या फिर कुछ भी 15 दिन का फ्री दिया होगा, उन लोगों ने वो फटाफट करा। और जब हम वो क्रॉस कर रहे थे तब वहाँ पे उन लोगों ने कम से कम 10 से 15 कैंप्स लगा रखे थे, खाने पीने के, ब्लैंकेट वगैरह के, जो चाहिए आपको चाहिए। प्लस वहाँ पे 15 to 20 वैन्स थी, प्राइवेट वैन्स की, आपको एयरपोर्ट जाना है, शेल्टर जाना है। प्लस वहाँ पे बसेस थी 15 से 20 जो कि रोमानिया गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। तो वो काफ़ी हमें, जब हमने रोमानिया पहुंचे तो हमें काफ़ी सेफ लगा और काफ़ी अच्छा लगा। तो क्या उन चीज़ों का भी चार्ज लिया गया था अपनी सरकार द्वारा? उनको भी फ्री आपको सर्विस दी जा रही थी उनकी भी? सब फ्री था, सब फ्री था। ऐसा कोई चार्ज वगैरह किसी ने बोला भी नहीं था, ना था वहाँ पे। इंडिया आने के लिए फ़्लाइट आपको कहाँ से मिली? इंडिया आने के लिए हम लोग रोमानिया के कैपिटल पहुँचे, वो बुकारेस्ट है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से जाके हमें जब एयरपोर्ट पहुँचे तब वहाँ जाके हमने कुछ करीब 1 रात निकाली थी। तब वहाँ जाके उसके बाद हमें सुबह 11:30 बजे की एयर इंडिया फ़्लाइट थी, वो मिली थी। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत का झंडा यानी कि तिरंगा जो हमारा झंडा है वो सुरक्षा की गारंटी बना हुआ है। यदि यूक्रेन और रूस दोनों देशों की जो सुरक्षा समितियां हैं, या मैं कहूँगा उनके सैनिक हैं, यदि वो उन झंडों को देख लेते हैं तो भारतीयों को जाने की एक गारंटी बना हुआ है। क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आपके पास इंडियन फ्लैग है, आपकी वैन के आगे, आपकी बस के आगे लगा हुआ है, तो आप काफ़ी
फील सिक्योर, काफ़ी सिक्योर फील करोगे, क्योंकि वो काफ़ी सेफ़ है। क्योंकि रशिया ने भी ऐसा सुना था कि बोल रखा है कि अगर इंडियन फ्लैग है, फिर हमारी गवर्नमेंट ने बात करा था है, तो वो काफ़ी फील। तो हम लोग जब जा रहे थे तो हमने लगाया था अपने रास्ते में बीच में, तो हमें काफ़ी फील लगा, तो काफ़ी सेफ़ लगा था कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं, हमें कोई सैनिक या फिर कोई रशियन सोल्जर ऐसा कुछ हमें अटैक नहीं करेगा। प्लस हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे लिए कुछ अच्छा करा गया। तो जो रूस के सैनिक हैं, क्या वो यूक्रेनियों को भी निशाना बना रहे हैं या केवल मिलिट्री आपस में युद्ध लड़ रही है? एक्चुअली युद्ध तो बस मिलिट्री का ही है, सिविलियंस तो ऐसे मरे हैं जब एयर स्ट्राइक हो रहा है। ऐसा कुछ रशियन मिलिट्री ना ऐसा कुछ किया, ना सिविलियंस तो रोडों में भी घूम रहे थे, ना उन्हें ऐसा कोई डराया, ऐसा उनको मारा। ये सिविलियंस मर रहे हैं तो बस वो एयर स्ट्राइक के द्वारा मर रहे हैं, जो एयर स्ट्राइक हो रही है इसलिए। और भारत में आने के बाद में जब आप इंडिया की धरती पर उतर चुके थे, वहाँ से घर वापसी के लिए आपको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, घर वापसी के लिए एक्चुअली हमने जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ पे सारे जितने भी हैं स्टेट्स के बंदे वहाँ पे खड़े हुए हैं। प्लस हमारे साथ कोई एक वो भी हमारे पास कोई वो हैं पॉलिटिशियन थे, वो एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। वो आए थे, हमसे उन्होंने पूछा कि सब सेफ़ रहा, ठीक रहा। हमने कहा हाँ सब ठीक था। उसके बाद वहाँ पे हमने जब इमिग्रेशन क्रॉस करा तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं स्टेट्स के, कि जिसको हरियाणा जाना है, यूपी जाना है या फिर कर्नाटक जाना है, कहीं भी जाना है, उनके लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़। तो वो लोग जो खड़े हुए थे, क्या वहाँ पर भी पैसों की मांग की जा रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि घर वापसी तक का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या लोगों को भारत आने के बाद में अगर घर तक आना है तो उसके लिए आदमी अपने पास से पैसे खर्च कर सकता है या उसके लिए भी फ्री में सुविधा चाहिए? जी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री फैसिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पे भी उन्होंने पैसों की तो बात ही नहीं करी, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है। अगर किसी के पास वहाँ पे जेब में कुछ भी नहीं हो वो फिर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पैसों की तो बिल्कुल बात नहीं हुई है। आज आप भारत में हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं और अपने घर पर आ चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए और सभी देशवासियों के लिए? जी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को, क्योंकि उनके द्वारा ये हो पाया है कि हम यहाँ पे आ पाए हैं। वरना तो हमने होप बिल्कुल खो दी थी कि हमारा क्या होगा, कि कैसे होगा। हमने बिल्कुल बस ओनली इंडियन गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, रूल कर रही है, उसके द्वारा हम आ पाए हैं यहाँ पे। थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कि नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा किया है। उनकी मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने आज फिर से एक बार नाम लिया है नरेंद्र मोदी का। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने लिया है नरेंद्र मोदी का, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि वास्तव में देश सुरक्षित हाथों में है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अब पहले तो हमें लगता था कि ये जितना भी चल रहा है पॉलिटिकल इनके इशूज, लेकिन आज जो हम आ पाए हैं वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आ पाए हैं। उन्होंने ही करवाया जो करवाया। तो दर्शकों, हम जुड़े हुए थे इस समय पर एक ऐसे छात्र से जो निकल कर आया है युद्ध के हालातों के बीच में से अपने घर वापस मथुरा में, और इस समय उन्हीं के फ्लैट में रहने वाले उनके परिजन यहाँ मौजूद हैं, जो कि इस समय उनके आने की खुशी में उनका स्वागत कर रहे हैं और गले लगाकर खुशियाँ बांट रहे हैं। तो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं इन्हीं जो ये फ्लैट हैं, इन्हीं में रहने वाले और भी व्यक्ति। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे, आखिर घर वापसी पर कैसा लग रहा है? आपका बालक लौट के आया है, बच्चा लौट के आया है, तो सर्वप्रथम तो मैं ठाकुर बाकी बिहारी जी को साधुवाद और उनके चरणों में नमन बंदन करता हूं कि हमारी जैम्पिया नगर की अशोका टावर सोसाइटी का बच्चा सकुशल भारत वापसी हुआ है। इसके लिए मैं पुनः ठाकुर जी के चरणों में वंदन करता हूं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा भी नरेंद्र भाई मोदी जी से प्रयास किया गया, देश के प्रधानमंत्री से, कि सकुशल वापसी हमारे मथुरा के नागरिकों की हो, क्योंकि उनका भी फर्ज बनता था कि मथुरा के सारे लोग वहाँ से सुरक्षित वापसी हों। ये बच्चा वहाँ फंसा हुआ था, हमारी सोसाइटी का रहने वाला, बड़े भाई क्योंकि टीचर हैं, उत्तराखंड में पोस्टेड हैं, तो उन्हें भी बहुत वो कई दिनों से चिंतित थे। माँ भी इनकी टीचर हैं, जॉब में हैं। लगातार प्रयास के उपरांत नरेंद्र भाई मोदी, जो लोग ये सारे विपक्ष ये क्या कहा करते थे आज से 5 साल पहले कि मोदी जी घूमने जा रहे हैं, आज ये घूमने का नतीजा है कि चार सरकार बिना वीजा के लोगों को अपनी सीमा में प्रवेश देने के उपरांत अपनी फ्लाइटों के द्वारा मोदी जी के कहने पर यहाँ भेज रही हैं। ये आज उसका नतीजा निकला है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूत हैं कि चारों देशों में अपने लोगों को निकालने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि एक झंडे को वीजा मानकर आदमी वहाँ से लौटा है। ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत फक्र की बात है। ऐसे प्रधानमंत्री का सभी देशों में होना बहुत ज़रूरी है। यह देश के हित में है और सभी नागरिकों के हित में है। और इसी क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं लोकेंद्र सिंह जी। हम इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कहेंगे इस बारे में। जी, आज आपका बच्चा घर लौट के आया है, हमारे
मथुरा का बालक अशोका सिटी में रहने वाला तो आज लौट के आया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये हमारा छोटा भाई है, सकुशल लौटा है। इसके लिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो इस तरीके से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो भेजा है, सब सीमाओं पे भेजा है, आपके हरदीप सिंह पुरी हों, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, किरण रिजिजू जी हों, इन सबको जो भेजा है, ये बहुत ही सुंदर कार्य किया उन्होंने। जो लोग ये सोच रहे थे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारे रशिया के जो पुतिन साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया कि बोले भारत जितने भी बच्चे भारत में हैं, वहाँ पे हैं, यूक्रेन में हैं, वो रशिया में बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल सिर्फ तिरंगा झंडा ही एक सुरक्षा की गारंटी हो गया है। अपितु भारत के छात्रों के लिए ना नहीं सही, और भी जो देशों के छात्र हैं, वो भी आपने देखा होगा कि तिरंगा झंडा, भारत का तिरंगा झंडा अपनी छाती से लगा के और वो चल रहे हैं, और उनको कोई सेना नहीं कुछ कह रही है। तो ये 56 इंच का जो सीना था प्रधानमंत्री मोदी का, वो उन्होंने दिखाया, और देशों के लिए भी दिखाया, उनको भी आईना दिखाया कि मैं हूँ तो सब कुछ संभव है। सिर्फ विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, आपका हर एक एक बच्चा जो है वो सब आएगा। ये तो मथुरा का बच्चा है, हम बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि भाई साहब जो बड़े भाई हैं वो जो है उत्तराखंड में हैं, तो पूरा अशोका टावर, पूरा डैम्पियर नगर एक बार पुनः प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता है। पूरी मथुरा, 3 लोक से न्यारी मथुरा है, पूरा धन्यवाद देती है कि मोदी है तो मुमकिन है। Romax International School, Mathura. Admission open for class Playway to 11th in all streams. Activity-based education for overall development of your child. Limited seats. Contact soon. CBSE affiliated Romax International School, NH19 near Radha Valley, Mathura.